विक्रम ने अपनी पुलिस की टोपी ठीक की। दोपहर के सूरज की किरणें उसकी बैज पर चमक रही थीं। वह दिल का शहर का छोरा था। 1 महीना पहले ही इस शांत गांव में तबादला हुआ था। उसकी पत्नी अनीता, एक स्कूल टीचर जिनकी आंखें दोपहर के सूरज की तरह चमकती थीं, वो इस तबादले से ज्यादा खुश नहीं थी। गांव विक्रम, मैं वहां क्या करूंगी? विक्रम बस मुस्कुराया था और उसने अनीता से शांति, सुकून और शायद एक किचन गार्डन का वादा किया था। शांति वाला वादा जल्दी ही झूठा साबित हो रहा था। जैसे ही वे धूल भरे रास्ते से गांव के बाजार की तरफ चल रहे थे, एक जोरदार चीख ने हवा में गूंज उठी। एक जवान लड़का जिसका चेहरा आंसुओं से सना हुआ था, जंगल की तरफ इशारा कर रहा था। उसके शब्द मुश्किल से समझ आ रहे थे। बॉय, मुर्दा, लड़की, जंगल। विक्रम को एक जाना पहचाना डर महसूस हुआ, वैसा ही डर जो उसे हर क्राइम सीन पर लगता था। उसने अनीता का हाथ थाम लिया। तुम यहीं रुको, मैं जल्दी वापस आता हूं। उसकी आवाज से उस बेचैनी का कोई पता नहीं चला जो उसे महसूस हो रही थी। इस शांत गांव में अभी अभी पहला कत्ल हुआ था। जंगल की जमीन गीली थी। हवा में सड़े हुए पत्तों और किसी और चीज, धातु जैसी गंध थी। सिपाही राजू, एक घबराया हुआ जवान लड़का, लाश के पास खड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। मरने वाली जवान थी, शायद 15 साल की। उसकी आंखें खुली हुई थीं, मानो आसमान को घूर रही हो। विक्रम नीचे झुका, इस बात का ध्यान रखते हुए कि घटनास्थल को कोई नुकसान न पहुंचे। संघर्ष के कोई स्पष्ट निशान नहीं थे, कोई घाव नहीं दिख रहा था। बस एक अजीब सी खामोशी छा गई थी जो उसके चारों ओर कफन की तरह छा गई थी। तभी उसने कुछ अजीब देखा। लड़की के हाथ में एक मुरझाया हुआ सूरजमुखी का फूल था। वह खड़ा हुआ, उसकी निगाहें पूरे इलाके में घूम रही थीं। पेड़ पास पास थे, उनकी शाखाएं आपस में जुड़ी हुई थीं और उन्होंने एक छत बना ली थी जो सूरज की रोशनी को रोक रही थी। इसने उस जगह को एक दमनकारी, लगभग भयानक एहसास दे दिया था। और फिर उसने उसे देखा। एक प्राचीन बरगद के पेड़ के तने पर एक निशान बना हुआ था, एक गोला जिसे एक खड़ी रेखा ने 2 भागों में बांट दिया था, जिसके दोनों ओर 3-3 बिंदु थे। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। यह पुराना था, रेखाएं समय के साथ हल्की पड़ गई थीं, लेकिन हाल ही में किसी ऐसी चीज से रंगी गई थी जो धूप में लाल रंग की चमक रही थी। खून। वापस थाने में एक छोटे से तंग कमरे में जहां बासी चाय और निराशा की गंध आ रही थी, विक्रम ने याददाश्त से उस निशान का चित्र बनाया। राजू, जो अभी भी सदमे में था, कुछ नहीं बता सका। उस जंगल में कोई नहीं जाता साहब, कहते हैं वहां बला है। अनीता, जिसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, उसके सामने चाय का प्याला रख दिया। कोई सुराग मिला? विक्रम ने सिर हिलाया और उसे चित्र थमा दिया। उसने ध्यान से उसका अध्ययन किया। उसकी भौहें एकाग्रता में सिकुड़ गईं। ये जाना पहचाना लग रहा है, जैसे इतिहास की किताब से। दिन हफ्तों में बदल गए। जांच ठप्प थी। ग्रामीण चुप्पी साधे हुए और शक्की, कोई मदद नहीं दे रहे थे। विक्रम को पता चला कि वह निशान एक प्राचीन देवता से जुड़ा था, लेकिन इसका अर्थ मायावी बना रहा। हताशा ने उसे जकड़ लिया। वह महसूस कर सकता था कि यह मामला उसकी उंगलियों से रेत की तरह फिसल रहा है। उसे एक ब्रेक, एक नए नजरिए की जरूरत थी। उसने केवल एक ही व्यक्ति से मिलने का फैसला किया जो शायद मदद कर सकता था। बूढ़ी श्रीमती गुप्ता, गांव की इतिहासकार जो गांव के बाहरी इलाके में एकांत जीवन बिताती थीं। श्रीमती गुप्ता, जिनका चेहरा झुर्रियों का नक्शा था, ने धैर्यपूर्वक विक्रम की बात सुनी जब उन्होंने उस निशान का वर्णन किया। उसकी आंखें हालांकि उम्र के साथ धुंधली हो गई थीं, लेकिन उनमें एक तेज बुद्धि थी। रक्षक का निशान, उसने आखिरकार कहा। उसकी आवाज एक सूखी खरोंच की तरह थी। रक्षक? विक्रम ने गूंज उठा, भ्रमित। लेकिन यह एक हत्या से क्यों जुड़ा होगा? श्रीमती गुप्ता ने आह भरी। उसकी निगाहें दूर थीं। पुरानी कहानियां, वे जंगल में गहरी एक छिपी हुई गुफा के बारे में बताती हैं। पूजा और बलिदान दोनों का स्थान। बलिदान? अनीता की आवाज बमुश्किल श्रव्य थी। विक्रम की रीढ़ की हड्डी में कंपकपी दौड़ गई। वह जानता था कि प्राचीन देवताओं के नाम पर किस तरह के बलिदान दिए जाते थे। उसने किसी ऐसी चीज पर ठोकर मार दी थी जो अंधेरे में थी, कुछ ऐसा जो गांव के अतीत में गहराई से दबा हुआ था। कहानियां यह भी कहती हैं, श्रीमती गुप्ता ने आगे कहा, कि गुफा की रक्षा एक आत्मा करती है, एक रक्षक जो उन लोगों को दंडित करता है जो पवित्र भूमि पर कदम रखते हैं। उसने विक्रम को देखा। उसकी आंखें एक अजीब उदासी से भरी हुई थीं।
सावधान रहना जवान, उसने चेतावनी दी। कुछ राज दबे रहना ही अच्छे हैं। श्रीमती गुप्ता के नक्शे और तात्कालिकता की एक नई भावना के साथ विक्रम और राजू जंगल के अंदरूनी हिस्सों के लिए निकल पड़े। जैसे जैसे वे गहरे उतरते गए, हवा ठंडी होती गई। सूरज की रोशनी घने कैनोपी से होकर पीली ईथर किरणों में छनती हुई आ रही थी। गुफा का प्रवेश द्वार लताओं के पर्दे के पीछे छिपा हुआ था, लगभग अदृश्य, जब तक कि आप यह न जानते हो कि कहां देखना है। विक्रम ने उन्हें एक तरफ धकेल दिया। उसका हाथ उसके रिवॉल्वर की ठंडी स्टील के चारों ओर बंद हो गया। उसे इस बारे में बुरा लग रहा था। गुफा के अंदर की हवा भारी थी, नम मिट्टी और किसी और चीज की गंध से भरी हुई थी, कुछ घुटन भरी और अप्रिय। जैसे ही उनकी आंखें मंद रोशनी के अनुकूल हुईं, उन्होंने देखा कि गुफा की दीवारें प्राचीन नक्काशी से ढकी हुई थीं। पुरुषों और महिलाओं के चित्र, कुछ पूजा में घुटने टेकते हुए, अन्य बलिदान दिए जा रहे थे। और फिर उन्होंने उसे देखा। लापता लड़की पत्थर की एक अस्थायी वेदी पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें बंद थीं। उसकी छाती एक स्थिर लय में ऊपर नीचे हो रही थी। वह जिंदा थी, लेकिन दृश्य के बारे में कुछ सन्नाटा उसके चारों ओर फर्श पर अजीबोगरीब प्रतीक बने हुए थे, ने विक्रम को भय से भर दिया। वह एक बुरे सपने में चला गया था। जैसे ही विक्रम लड़की की ओर बढ़ा, एक आकृति साए से निकली। एक लंबी हुड वाली आकृति, उसका चेहरा ढका हुआ था। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, आकृति फुसफुसाई। उनकी आवाज कर्कश थी, मानो सालों से इस्तेमाल नहीं की गई हो। यह पवित्र भूमि है। उसे जाने दो, विक्रम ने कहा। उसकी आवाज दृढ़ थी, उसके बावजूद कंपकंपी उसके अंदर से दौड़ रही थी। यह बहुत हो चुका। आकृति हंसी, एक सूखी हास्यहीन आवाज जो गुफा में गूंज उठी। वह चुनी हुई है, आकृति ने बेहोश लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा। वह रक्षक को प्रसन्न करेगी, जैसे दूसरों ने किया है। राजू, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपने वॉकी टॉकी के लिए ठोकर मारी। बैकअप, हमें बैकअप की जरूरत है, वह डिवाइस में चिल्लाया। उसकी आवाज दहशत से ऊंची हो गई थी। आकृति मुड़ी, उनका ध्यान पल भर के लिए हट गया। विक्रम को बस इतना ही समय चाहिए था। वह झपटा, उसका हाथ आकृति की छाती से जुड़ गया, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया। एक संघर्ष शुरू हो गया, मंद रोशनी में एक हताश नृत्य। जैसे ही बैकअप आया, मशालें धधक रही थीं। विक्रम आकृति पर काबू पाने में कामयाब रहा। हुड को पीछे खींचकर गांव के पुजारी का चेहरा प्रकट किया। उसकी आंखें कट्टरता से जल रही थीं। मुकदमा तेजी से चला, सबूत जबरदस्त थे। पता चला कि पुजारी उस गुप्त समाज का वंशज था जो कभी गुफा का इस्तेमाल अपने काले धार्मिक अनुष्ठानों के लिए करता था। उसने लड़की को यह मानते हुए चुना था कि वह पंथ की शक्ति को बहाल करने की कुंजी है। अनीता थाने में विक्रम से मिलने गई। उसका हाथ उसकी बांह पर टिका हुआ था, दिलासा देने का एक मूक इशारा। अब सब खत्म हो गया है, उसने धीरे से कहा। उसकी आंखें टिमटिमाती हुई लालटेन की रोशनी को दर्शा रही हैं। तुमने कर दिखाया। विक्रम मुस्कुराया, एक थकी हुई मुस्कान जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। वह लड़की को घर ले आया था, लेकिन गुफा का अंधेरा, उन रहस्यों का भार जो उसने उजागर किए थे, वह ठहरा रहा। उसने अनीता को देखा, उसकी आंखों में गर्मजोशी को, उस अटूट विश्वास को जो उसे उस पर था। वह अंधेरे पर, रहस्यों और झूठ पर इतना केंद्रित था कि वह लगभग प्रकाश को भूल ही गया था। सच्चाई की रोशनी, न्याय की, प्यार की। वह इस गांव में एक अजनबी के रूप में आया था, एक शहर का लड़का, अपने तत्व से बाहर। लेकिन उसने अंधेरे का सामना किया था अनीता के साथ। एक दूसरे पर उनके भरोसे ने उनके सबसे मजबूत हथियार का काम किया। उसने यहां अपना स्थान पाया था, न केवल कानून के एक अधिकारी के रूप में, बल्कि प्रकाश के रक्षक के रूप में, छाया के खिलाफ एक संरक्षक के रूप में। और वह एक ऐसी निश्चितता के साथ जानता था जो शब्दों से परे थी कि वह घर था।